हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेंगे, जहां पर आर्हेनियस इक्वेशन में यूज होने वाले दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम आज पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक है फ्रीक्वेंसी फैक्टर और दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बारे में कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड और ट्रिपल्ड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ता है और उसके बीच में कोलिजन्स जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स का कोलिजन भी बढ़ता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ेगा और उन कोलिजन्स में से कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन होगा और कुछ कोलिजन नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो जो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगा वो कोलिजन ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जाएगा और हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगा। दैट मीन्स जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा और जितना नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा उतना हमारा इफेक्टिव कोलिजन्स पाने की संभावना बढ़ जाएगी और जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव कोलिजन कैसे बढ़ता है, ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि ये आर्हेनियस इक्वेशन है, यहां पर सारे फैक्टर्स लिखे जा चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि K है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, R है यूनिवर्सल कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। नंबर ऑफ इफेक्टिव collisions done by reacting molecules equal to the number of reacting molecules gained activation energy into the number of reacting molecules properly oriented। ठीक है, तो यहां से ये हमारा A है, जो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर आप देख रहे हैं, ये मेरा Z है जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेन द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये मेरा P है जिसको मैंने बोला ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रॉपरली ओरिएंटेड ओरिएंटेशन फैक्टर। दैट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया A इज इक्वल टू Z इंटू P। अब सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारा जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो यहां पर मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी just more than the average energy gained by reacting molecules
reacting molecules to form the activated complex and finally forms the product। तो ये हमारा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का इंफॉर्मेशन की इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट मोर देन द एवरेज एनर्जी, ठीक है, गेन्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली फॉर्म द प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब इफेक्टिव कोलिजन्स दो फैक्टर पर डिपेंड किया कि कितने मॉलिक्यूल्स ने एक्टिवेशन एनर्जी पाया और कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं। इन दोनों फैक्टर को मिला के जो हमारा नंबर मिलेगा वही होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। और ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ये एक तरह से आपको नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलने का मतलब क्या हो गया। दैट मीन्स नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। अब बात आता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेन द एक्टिवेशन एनर्जी, कितने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी पाएंगे, इसका आइडिया हम कैसे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारा मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहा है और उन कोलिजन्स में से कुछ ही मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी पाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल के कर्व को समझना पड़ेगा, एनर्जी कर्व को, जिसके कारण हमको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ इधर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी एक्सिस और इधर हो गया नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एक फ्रैक्शन हो गया। तो एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और NEA क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको कुछ इस हिसाब से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर बढ़ाएं तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको थोड़ा और एक्सिस को बढ़ा देते हैं तो ये ग्राफ और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, दैट मीन्स आप देखिए जब मेरा एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और एट द सेम टाइम जब मेरा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और बीच वाला फैक्टर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरा एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी तुलना में कम है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये फ्रैक्शन यहां पर ज्यादा है। दैट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि the less is the activation energy, the more will be the rate of formation of product। That means the reaction with optimum
the reaction with comparatively a small amount of activation energy, a small activation energy will form large amount of product. Or the reaction with large activation energy will give small amount of product. ठीक है, तो यहां से ग्राफिकली हमको एक इक्वेशन मिल रहा है E by RT. This equation was given by Boltzmann Maxwell energy distribution curve. दैट मीन्स जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां से ये जो फ्रैक्शन हमको मिल रहा है ये बाई एन, ये क्या मिल रहा है? दिस इज द फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द फ्रैक्शनल अमाउंट of molecules getting activation energy. ठीक है, बात समझ में आ गई? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट मीन्स जिस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और जिस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में, ठीक है, प्रिंसिपल ने आके बोला कि 2 दिन बाद एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है और उसमें सभी बच्चों को आना है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, देखा गया कि 2 दिन बाद जो आपके सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 10 स्टूडेंट्स ही आ पाए हैं, और वो 10 स्टूडेंट्स ही उस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी 30 स्टूडेंट्स ने हामी भरा था कि मैं आऊंगा, लेकिन वो उस टाइम में आ नहीं पाए हैं। दैट मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कितनों ने किया? 10 ने। कितनों ने जताया कि हम रिएक्ट करेंगे? 30 ने। तो दैट मीन्स जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है उसकी संख्या कम होगी नेचुरली। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ही वही चीज हो रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, कोलिजन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, तो उस कोलिजन्स में से कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी पाएंगे। सभी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पाएंगे, और जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी पाएंगे वो दे आर रेडी टू फॉर्म द प्रोडक्ट विथ सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशन? वेदर द मॉलिक्यूल्स आर प्रॉपरली ओरिएंटेड और नॉट। तो हम लोग अभी समझ लिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी पाएंगे वो कैसे डिसाइड किया जाता है, वो आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन अचीव्ड बाय reacting molecules. Now that means अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स में से
कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी पा चुके हैं। अब जितने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी पाए हैं, क्या वो सभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जाएंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स कि क्या सभी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, वो क्या प्रॉपरली ओरिएंटेड है? अगर वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है ड्यूरिंग इट देयर कोलिजन्स, देन दैट विल बी नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स in spite of getting activation energy. That means कि जब molecules activation energy पा गए हैं, they are eligible to form the product. This is correct. But again, one factor has to be fulfilled by them, that कि वे properly oriented हैं कि नहीं है। इलिजिबल होने का मतलब ही नहीं है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए वो रेडी हैं, वो कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो कर रहे हैं। इलिजिबल मतलब हो गया वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेडी है। अब रेडी हैं तो क्या वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं? क्या वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं? अगर वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं हैं, तब इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आगे नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आ गई? इसको हम लोग ऐसे करके समझेंगे कि जैसे एक रिएक्शन है NO2 प्लस NO2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 रिएक्ट करके बना रहा है N2O4। अब इस N2O4 का अगर हम थोड़ा ज्योमेट्री देखें, ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन लोन पेयर, ठीक है। अब यहां से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा, एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्डेड रहेगा। सिमिलरली एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्डेड रहेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा। ये वाली तस्वीर रहेगी, ठीक है, N2O4 का। दैट मीन्स यहां पर दो मॉलिक्यूल्स का नाइट्रोजन नाइट्रोजन कोलिजन हो रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कोलिजन हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करके समझें कि ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ए, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, ठीक है, एक ही कंपाउंड का ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है। तो मॉलिक्यूल ए जो है इस हिसाब से ओरिएंटेड है और मॉलिक्यूल बी जो है कुछ इस हिसाब से ओरिएंटेड है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बी है। तो इसको हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं, एटम्स स्फेरिकल शेप के होते हैं। अभी यहां देखिए, यहां पर और इसके बीच में कोलिजन होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यही नियर है, ठीक है। तो यहां पर एक तरह का कोलिजन पॉसिबल है, फर्स्ट। सेकंड में हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल घूम रहा है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 3 तरह का मोशन होता है, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। लेट अस कंसीडर कि यहां पर हम जो है रोटेशनल मोशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये केस में यहां पर ये कोलिजन हो रहा है, या इस मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ कोलाइड हो रहा है, ठीक है। यहां पर कोलिजन किसके किसके बीच में होना चाहिए? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोलिजन होना चाहिए, लेकिन कोलिजन किसके बीच में हो रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। दैट मीन्स इट इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन, नॉट इफेक्टिव कोलिजन। That means the molecules are not properly oriented. Here, the colliding molecules are not properly oriented. एक और केस ले लेते हैं, ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस, ये मॉलिक्यूल को फिक्स रख रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, और ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से रोटेट किया तो यहां पर नाइट्रोजन आ गया। अब यहां पर कोलिजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कोलिजन हो रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नजदीक है, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन कोलिजन होगा। तो देन क्या होगा?
this collision is effective because the molecules are properly oriented. तो आप देखिए ये A है और ये B है, तो आप देखिए कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। यहां पर फर्स्ट केस में 2 मॉलिक्यूल और दूसरे केस में 4 मॉलिक्यूल, तो आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स आर मेकिंग इफेक्टिव कोलिजन। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन अगर हम कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, यह आएगा 250%। दैट मीन्स आपके चारों मॉलिक्यूल्स ने इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो पा गया है, लेकिन उसमें से 2 ही मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड है, बाकी दूसरे 2 मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है। तो रेस्ट के जो 2 मॉलिक्यूल जो प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं वो इस हिसाब से कोलिजन कर रहे हैं जहां पर कोलाइडिंग जो एटम्स हैं वो नजदीक हैं और वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से हो जा रहा है। लेकिन पहले वाले केस में जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना है। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन किसके किस बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करेगा तभी जाके वहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल है। दैट मीन्स इवन आफ्टर गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल इज नॉट श्योर कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी रहना होगा। तो दैट मीन्स जब मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड रहेंगे और एट द सेम टाइम एक्टिवेशन एनर्जी भी पालेंगे तो इन दोनों को मिला के जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव कोलिजन होगा और वही मेरा फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ गई, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हो गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इनटू प्रॉपर ओरिएंटेशन of reacting molecules after getting activation energy बात समझ में आ गई। यही मेरा A है, ये मेरा Z है और ये मेरा P है। तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी इनटू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रॉपरली ओरिएंटेड। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। दैट मीन्स बात यह है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए अपने आप को रेडी करना चाह रहे हैं उनको सबसे पहले एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर लेंगे उनके बाद उस मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली ओरिएंटेड भी रहना पड़ेगा, तब जाके हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को सोच सकते हैं। तो इसको इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P दोनों बढ़ेगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। दैट मीन जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी पाएंगे और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना मॉलिक्यूल्स के बीच में ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, रोटेशन भी उतना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा रोटेशन होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी पाने के बाद मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली ओरिएंटेड रहना भी बहुत जरूरी है। अब बात है
कि हर एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी जब तक पा लेते हैं, वो पर्टिकुलर एनर्जी पाने के बाद, जिस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, वो पाने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, इवन दो वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड हों। बात समझ में आ गई? तो अगर मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड है और एक्टिवेशन एनर्जी पाया है, तो वो टोटल कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एक्सटेंट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स हर एक रिएक्शन का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू फिक्स होगी। जैसा कि हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हर एक रिएक्शन का फिक्स होता है, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी हर एक रिएक्शन का फिक्स होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी पाएंगे और उस एक्टिवेशन एनर्जी पाने के बाद कुछ फ्रैक्शन ऑफ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूल्स ही प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो हो गया, वो टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो उसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसके वैल्यू फिक्स है, उसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसका भी वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स है। बात समझ में आ गई? अब यहां से हम लोग समझते हैं कि अगर हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो मेरा क्या चेंजेस होगा। एक चीज मैं लिख देता हूं कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन the value of frequency factor A is fixed and it is independent of temperature. It is independent of temperature. दैट मीन्स यहां पर अब जो ये इक्वेशन आर्हेनियस का इक्वेशन है, इस आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, उस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में आपको टेम्परेचर का कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। वहां पर एक हिडन एविडेंस मिलेगा जो है रेट कांस्टेंट। वो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिसको आर्हेनियस ने बताया था। एज ए रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में चूंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए टोटल रेट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जा रहा है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअली क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट बढ़ा रहा है। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर हम इसको इलाबोरेट करें तो हमको क्या मिलेगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस यहां पर EA बाई RT, ln टू द बेस E होता है। ओके, तो यहां से और क्या लिख सकते हैं, ln A ये तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस EA बाई R ये भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है, 1/t, तो ln k। तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल पहले ये है और ये है, तो ये अगर y है और ये x है तो ये m हो गया और ये c हो गया। दैट मीन्स एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, जहाँ पर ये 1/t और यहाँ पर ln k, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा, जहाँ से इंटरसेप्ट जो होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो इंटरसेप्ट होगा, वो इंटरसेप्ट फ्रीक्वेंसी फैक्टर का इंफॉर्मेशन देगा और जो स्लोप यहां से मिलेगा वो स्लोप हो जाएगा माइनस EA बाई R। स्लोप कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। दैट मीन्स यहां पर ये टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड आप समझ पा रहे हो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू कम होगा, ये इंक्रीज होगा। दैट मीन्स विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, द
वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ या जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो एक और लॉजिक मिल गया कि विथ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। द रेट कांस्टेंट increases and hence rate of reaction increases। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग यहां पर टेम्परेचर वेरी करके देखने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ ये जो है टोटल जो इक्वेशन आया है ये कैसा देखने में लगेगा। और इस हिसाब से हम लोग अगर रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जानते हैं तो किसी अननोन टेम्परेचर पर हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं। तो यहां पर let us take a particular reaction ठीक है at two different temperature T1 and T2 having a rate constant T1 and T2 and the change in rate constant observed to be K1 and K2 respectively provided T1 is greater than T2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है। तो क्या लिखेंगे ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R T1 इक्वेशन 1 और ln K2 ln A माइनस EA बाई R T2। ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा ln K1 बाई K2 इक्वल टू ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा माइनस EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं EA बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। इसको अगर हम लॉग के रूप में लिखें तो लॉग K1 बाई K2 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। तो एक वर्किंग फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जहां पर अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने आर्हेनियस इक्वेशन के जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।